उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा और टनकपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में किया प्रतिभाग। सीएम धामी ने लोगों को दी होली की बधाई। सीएम धामी ने कहा, आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का पर्व है होली। बनबसा के ग्राम भजनपुर में आयोजित ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सीएम धामी ने किया प्रतिभाग। सीएम धामी ने विजेता और उप विजेता टीमों को किया पुरस्कृत। सीएम धामी ने विजेता उप विजेता टीमों को बधाई भी दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह में उन्होंने किया प्रतिभाग। सीएम धामी का लोगों ने किया स्वागत। सीएम ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार प्रयासरत। उत्तराखंड के खटीमा में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी ने लोगों को दी होली की बधाई। उत्तरकाशी में देर रात भूकंप के झटके, लोगों ने घर से बाहर निकलकर बचाई जान। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.5। स्थानीय लोगों में डर का माहौल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को चंपावत के बनबसा और टनकपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस बीच सीएम धामी ने लोगों से बातचीत की, उनका हाल जाना। इस बीच मुख्यमंत्री ने होली को आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का पर्व बताया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की होली अपने आप में विशिष्ट पहचान रखती है। होली में बड़े छोटे का भेद नहीं रहता, सब एक समान रंगों में सराबोर होकर खुशी व आनंद से होली मनाते हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी और सभी की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि होली के रंगों की तरह सभी के जीवन में 7 रंगी हर रंग, सभी रंग घुले रहें, मिले रहें और सभी के जीवन को सुखमय बनाएं। वहीं होली मिलन कार्यक्रम में महिला और पुरुष होली गायकों के साथ मिलकर विशेष रूप से लोहाघाट से आई महिलाओं पुरुषों के साथ मुख्यमंत्री ने होली गायन किया और होली के सराबोर में झूमे। उन्होंने टनकपुर गांधी मैदान में आए लोहाघाट के महिला और पुरुषों की होली की प्रशंसा की और कहा कि उत्तराखंड में पहले ऐसी होली होगी जो लोहाघाट के होलियारों की तरफ से गाई जाती है। इस दौरान सीएम धामी ने सभी को होली की बधाई दी। सीएम ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है, इससे जीवन में खुशी बढ़ती है। होली हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। और इस बीच यहां पर रुक करेंगे जहां पर यूपी राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। टाटा हमारे पास होंगे और जिस परिवार को वह अगर नीडी है और उसके पास आवास नहीं, वह नीडी है उसके पास शौचालय नहीं, वह नीडी है उसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं, वह नीडी है उसके पास हेल्थ कार्ड नहीं, अगर वह नीडी है उसके पास रोजगार नहीं, 100% सिचुएशन की तरफ सरकार उसको लेकर के जाएगी। इस दिशा में सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। अभी वोकेशनल एजुकेशन में 150 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ, टीटीएल के साथ मिलकर के एक हमने एमओए किया है। हमने इस बात को लेकर के एग्रीमेंट हमारा हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश के स्केल को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ सकें। अपने युवा को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उन आईटीआई में अच्छी कार्यशाला बनेंगी, वर्कशॉप अच्छी बनेंगी, अच्छी लेबोरेटरीज बनेंगी, अच्छी लाइब्रेरी बनेंगी,
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसके लिए फैकल्टी टाटा टेक्नोलॉजीज उपलब्ध कराएगा, अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाएगा, युवा हमारे होंगे। 35,000 नौजवानों को हर वर्ष ऑन जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ने की कार्रवाई। हमने इस बार स्वयं भी सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम लागू की है, जिसके तहत 7.5 लाख युवाओं को हम ये सुविधा देने जा रहे हैं कि भाई युवा हमारा होगा। ये विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले इन युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्कीम के साथ जोड़ने की कार्रवाई, और इसमें आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी, आधा मानदेय सरकार देगी, और उस युवा के पास उसको हम अनुभवजन्य कार्य के साथ एक नई ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। एक बड़ा अभियान चल रहा है, और इस सारे अभियान को मिलाकर के जब हम कार्य करेंगे तो मेरा मानना है आने वाले 3-4 वर्ष के अंदर हम लोग 2 करोड़ से अधिक युवाओं को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ करके उसके उज्जवल भविष्य की कामना करके उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। यह एक अवसर है, उसकी एक शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में और श्री नीरज सिंह जी के संयोजकत्व में आज यहां पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से भारत। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बनबसा के ग्राम भजनपुर में आयोजित प्रथम स्वर्गीय सूबेदार मोहनचंद स्मृति ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने विजेता और उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया, और साथ ही विजेता मझगांव की टीम को 21,000 के साथ ही उप विजेता उचौली गोट की टीम को 11,000 रुपए की धनराशि के चेक प्रदान किए। उन्होंने विजेता और उप विजेता टीमों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि खेल का मैदान हमें अनुशासन सिखाने के साथ ही जीवन में हमें आगे बढ़ना सिखाता है। प्रतियोगिता में मझगांव बनबसा ने उचौली गोट टनकपुर को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने थाना बनबसा के नए भवन का निर्माण करने, बनबसा के वार्ड 4 में पार्क का निर्माण किए जाने, बनबसा में शहीद स्मारक का निर्माण किए जाने की घोषणा की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार अपने गृह नगर खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने खटीमा में शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह में भाग लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खटीमा के थारू विकास भवन में आयोजित उत्तराखंड जनजाति और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनजाति के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांध दिया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में निवास करने वाली 5 जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ ही नेपाल और बिहार के जनजाति के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड जनजाति और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री ने थारू जनजाति की महिलाओं और पुरुषों के साथ थारू होली का नृत्य में भाग लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों के उत्थान के लिए समाज में उनको सम्मान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसके लिए सरकार उनकी शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दे रही है। और साथ ही सीएम धामी ने ये भी कहा कि एकलव्य विद्यालय खोला गया है, वहीं पिथौरागढ़ जिले में भी एकलव्य विद्यालय खोला जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में बसने वाली 5 अनुसूचित जनजातियों का समग्र विकास हो सके। इसके लिए सरकार लगातार केंद्र की मदद से नित्य नई योजनाओं पर काम कर रही है। प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। 700 से भी अधिक जो एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान नए बजट में किया गया है। निश्चित रूप से यह एक सोच है
कि जनजाति के और आदिवासी क्षेत्र के लोगों को आगे लाना है, समाज के हर वर्ग को जो है विकास की दौड़ में आगे लाना है और अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए काम करना है। उसी मूल मंत्र को लेकर हम उत्तराखंड के अंदर भी काम कर रहे हैं। खटीमा में यहाँ पर एक आदिवासी जो आदर्श विद्यालय आवासीय स्थापित हुआ है, उसका पठन पाठन प्रारंभ हो गया, संचालन प्रारंभ हो गया है कालसी में, बाजपुर में और एक पिथौरागढ़ में भी आदिवासी हमारा जो एकलव्य आदर्श विद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया गतिमान है, जल्दी ही उस पर खुलेगा। हमारा मुख्य हेतु है कि चाहे धारचूला मुनस्यारी के हमारी भूटिया जनजाति के लोग हों, चाहे यहाँ रहने वाले थारू जनजाति के हों या पुक्सा हों या हमारे राजी जनजाति के हों या जौनसार के हों, जौनसारी हों, सभी को मिलाकर आदिवासी समाज हमारा ये जनजातीय समाज मुख्य धारा में शामिल है। उत्तराखंड के खटीमा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की माता श्रीमती बिश्ना देवी ने आवास पर उपस्थित मातृ शक्ति के साथ होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस बीच सीएम धामी ने सभी को होली की बधाई दी। उत्तरकाशी में शनिवार देर रात 5 बार भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। वहीं लोगों ने घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों से किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 12:45 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.5 थी, जिसका केंद्र तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत सिरूर की जंगल में बताया जा रहा है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से सभी तहसीलों से फोन पर लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। भूकंप के झटके हल्के होने के कारण स्थानीय स्तर पर रिकॉर्ड नहीं किए जा सके। फिलहाल जान माल के नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन भूकंप की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में आगामी होली के त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत चौकी प्रभारी के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय लोग और व्यापारी भी यहां पर शामिल हुए। बैठक में आगामी होली के त्यौहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर चर्चा परिचर्चा की गई। उनके द्वारा सभी को बताया गया कि होली का पर्व आपसी भाईचारे का, खुशियों के रंगों का त्यौहार है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों से होली को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की और साथ ही कहा कि सभी लोग त्यौहार को धूमधाम और खुशी के साथ मनाएं और साथ ही त्यौहार के दौरान शांति व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द का ध्यान जरूर रखें। उत्तराखंड में तेजी से फैलता जियो का 5G नेटवर्क अब पहाड़ों की रानी मसूरी भी पहुंच गया है। मसूरी में 5G नेटवर्क लाने वाला जियो पहला और एकमात्र ऑपरेटर है। इसी के साथ जीपी का 5G नेटवर्क अब उत्तराखंड के 7 शहरों में उपलब्ध है। इससे पहले जियो का 5G नेटवर्क देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, हल्द्वानी और रुद्रपुर में लॉन्च हो चुका है। वहीं मसूरी में जियो 5G का जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइब्रेरी चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गणेश जोशी ने जियो का 5G नेटवर्क का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मसूरी में जियो 5G नेटवर्क के शुभारंभ पर मसूरी की जनता को हार्दिक बधाई। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में बहुत तेजी से जियो का 5G का नेटवर्क विस्तार कर रहा है। 5G नेटवर्क के आने से मसूरी में टूरिज्म में बढ़ोतरी के साथ स्थानीय लोगों के व्यापार व्यवसाय भी उसमें भी इजाफा होगा। आगामी 4 धाम यात्रा और उत्तराखंड में प्रस्तावित G20 सम्मेलन को देखते हुए जियो का मसूरी में 5G लॉन्च एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि जियो जल्द ही मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी 5G सेवा प्रारंभ करेगा। कहा कि 5G का लॉन्च होना मसूरी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मसूरी के लिए सौभाग्य की बात है आज जियो 5G का यहाँ पर विधिवत लॉन्चिंग यहाँ पर हुई है। हालांकि लॉन्चिंग तो पहले हो चुकी थी। निश्चित ही इससे यहाँ की जनता को जहाँ लाभ मिलेगा, आने वाले टूरिस्ट भी उसका लाभ लेंगे, क्योंकि अक्सर देखने में आता था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण, मुझे याद है एक कॉन्फ्रेंस हमारी सवाई में हुई तो वहाँ बॉम्बे से जो सेलिब्रिटीज़ आए थे
उन्होंने कहा साहब यहाँ तो आपके मसूरी में तो आपको कहते हैं यहाँ शूटिंग के लिए आइए करिए, नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। तो निश्चित ही मुझे पूरा भरोसा है कि इसके आने के बाद जो हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। और मैंने इनके जो स्टेट हेड है उनसे निवेदन किया है ऑन द वे ऑफ मसूरी और झड़ी पानी जो 2-3 और स्थान है जहाँ पर विशेषकर नेटवर्क की प्रॉब्लम उनको ठीक करें और गांव-गांव तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि आजकल डिजिटल का इंडिया का ज़माना है। मोदी जी का इसके ऊपर बहुत जोर है और तभी साकार होगा जब हमारी नेटवर्किंग ठीक होगी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र दुगड़ा के लापरवाह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित 6 कर्मियों का स्थानांतरण किया। दरअसल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बीते लंबे समय से ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ के स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही बरतने और घोटाले के आरोप थे, जिसमें एक गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने के साथ ही यहां पर एनएचएम कर्मियों द्वारा पल्स पोलियो अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के बजाय पेट्रोल को निजी वाहनों में डाले जाने की शिकायत मिली थी, और जबकि हर दिन उपस्थित कार्मिक को रजिस्टर में जबरन अनुपस्थित दिखाया जा रहा था, जिसकी जांच अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की और जिसके बाद कार्रवाई की गई और जांच में सभी आरोप सच साबित हुए। और ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत 6 स्टाफ का स्थानांतरण किया। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में काफ़ी समय से अनियमितताओं की शिकायतें लगातार आ रही थी। कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते थे, उनका वेतन आहरित हो जाता था, अन्य भी और कई प्रकार की अनियमितताएं आ रही थी। विभाग के जितने भी कर्मचारी थे सब आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग वाला काम हो रहा था। तो काफ़ी समय से ये स्थिति बनी थी। मेरे द्वारा कई बार उनको मौखिक और लिखित रूप में भी उनको चेतावनी जारी की गई है। तो फिर इसी संबंध में एक मीडिया कर्मी द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय को भी शिकायत की गई थी इस संबंध में। तो उसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा वहाँ पर जांच कराई गई और जांच अधिकारी द्वारा जो अनियमितताएं पाई गई उसके संबंध में मेरे द्वारा उनसे जितने भी उसमें कर्मी लिप्त थे सभी को तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटाते हुए अन्य जिले में अन्यत्र जो है उनको समायोजित कर दिया है। और जो 1-2 लोग हैं उनसे थोड़ा सा रिकवरी वाली भी बात की गई है। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर प्रदेश सरकार और अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में G20 की बैठक काफी अहम है और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात भी है। बैठक को सफल बनाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू के अलावा कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी धीरज सिंह गवरियाल बैठक स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे चुके हैं। इसी क्रम में रविवार को सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला रामनगर पहुंचे और उन्होंने कोसी बैराज क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, जिसके बाद अब रामनगर में स्थित कोसी बैराज भी कई सालों बाद चमकेगा। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि मुख्य अभियंता की तरफ से दिए गए निर्देशों के क्रम में कोसी बैराज क्षेत्र में रंग और पेंट के अलावा मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में भाग लेने वाले सभी अतिथि कोसी बैराज क्षेत्र से गुजर कर ही कार्यक्रम स्थल को रवाना होंगे। बताया कि कोसी बैराज क्षेत्र में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं और जिससे इस बैठक में भाग लेने वाले अतिथि अच्छा संदेश लेकर रवाना होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, बड़े फख्र का विषय है कि यहाँ पर G20 जैसा सम्मेलन हमारे इस शहर में रामनगर में हो रहा है। इसमें तैयारी के संबंध में ऊपर से भी निर्देश में प्राप्त हो चुके हैं और इसमें अविलंब इसमें कार्य किया जाना है। मुख्यतः सौंदर्यीकरण का है। जो बैराज है काफ़ी पुराने लंबे समय से इसमें पेंटिंग इत्यादि नहीं हुई है, उससे संबंधित कार्य हो रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो सेफ्टी के कुछ नॉर्म्स हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। थैंक यू। तो बैराज में कैसे कार्य होने बैराज और बैकग्राउंड मुख्यतः सौंदर्यीकरण से रिलेटेड वर्क होने हैं, जिससे एक प्रोजेक्शन अच्छा जाए और विभाग भी हमारा अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा मैसेज भी जाए। देखिए, जो कलर है अभी किया जा रहा है वो अच्छा है और अभी ये देखना होता है जो आयोजन हो रहा है, आयोजन के दृष्टिकोण से चीज़ें हम देख रहे हैं तो उसमें ये बेस्ट रहे और उसमें इसका योगदान। उत्तराखंड के रामनगर में होली पर्व को लेकर स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोतवाली परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय लोग शामिल हुए। बैठक में होली के पर्व को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में होली पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील मौजूद लोगों से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई।
इस साल होलिका दहन 7 मार्च के प्रातः किया जाएगा, जबकि रंग की होली 8 मार्च को खेली जाएगी। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने सभी से पर्व को आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की और कहा, हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों से प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। देखिए, होली के संबंध में हमारे द्वारा आज शांति समिति की एक मीटिंग की गई है, जिसके संबंध में आयोजक मंडल और जनप्रतिनिधि गणमान्य व्यक्तियों को थाने पर बुलाया गया, उनसे वार्ता की गई है, जिससे हमारा होली का त्यौहार सकुशल संपन्न हो सके। होली के त्यौहार के बीच भी सभ्य बारात का भी एक सभ्य बारात भी मनाया जा रहा है। इसी के संबंध में दोनों पक्षों से बात करके सकुशल संपन्न कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि थाने पुलिस ने करीब 5 माह से धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर पहले से ही कई सारे मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। यहाँ रामनगर के कानून गो ने राजस्व निरीक्षक ने प्रवीण त्यागी ने एक मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज करवाया था। इन्होंने बताया था कि ऑनलाइन एक व्यक्ति ने, गौरव कुमार नाम के व्यक्ति ने ऑनलाइन स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है। जब इसके कागजातों का वेरिफिकेशन हुआ तो इसके कागजात फर्जी पाए गए। इसने स्थानीय व्यक्तियों के नाम को कोट करके और गलत तरीके से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर यहाँ अप्लाई किया था और इसका फर्जीवाड़ा जब सामने आया तो तहसीलदार के निर्देश पर कानूनगो के द्वारा हमारे यहाँ मुकदमा अक्टूबर माह में पंजीकृत कराया गया था। तब से ये अभियुक्त गौरव कुमार लगातार फरार चल रहा है। ये मेरठ का रहने वाला था और इसी बीच ये CISF में अपने मूल दस्तावेजों के आधार पर भर्ती भी हो गया था और वर्तमान में भुवनेश्वर में उड़ीसा में ट्रेनिंग कर रहा था CISF के ट्रेनिंग सेंटर में। तो इस मुकदमे के विवेचक हैं राजेश जोशी। कोतवाल साहब के निर्देशन में टीम का गठन करके ये टीम रवाना की गई थी उड़ीसा में। तो ये कल दिनांक 3 मार्च को इसे ट्रेनिंग सेंटर से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के बग्याल गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। बाल कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आगामी 8 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जगह जगह महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार की दिशा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के विकास पर ज्यादा जोर दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गद्दे व इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया। फिलहाल आग कैसे लगी इसका सही कारण नहीं पता चल पाया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। उत्तराखंड के मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 30 अप्रैल को मसूरी की छावनी परिषद में होने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया के लिए भी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत, भाजपा नेता मोहन पेटवाल से सूची मांगी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तैयारी शुरू करता है, वहीं बूथ स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा इस बार 6 सीटों पर भाजपा के समर्पित प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे और साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश और केंद्र की सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। कहा कि मोदी जी की नीतियों के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में जहां कभी भाजपा की एक सीट नहीं होती थी, वहां पर भाजपा ने सरकार बनाई। इस जीत का प्रभाव भी छावनी परिषद के चुनाव में देखने को मिलेगा। कहा कि जल्द ही संगठन भाजपा की छावनी परिषद मसूरी के प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। इतना ही नहीं, गणेश जोशी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी भेदभाव नहीं करती है। वो सभी क्षेत्रों का एक जैसा विकास करने में विश्वास रखती है। 23 तारीख को
कैंट के चुनाव घोषित हुए, उस संबंध में कार्यकर्ताओं की चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। विस्तार से चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन चुनाव जीतता है उस दिन से अगले चुनाव के लिए तैयार रहता है। सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मोदी जी के संदेश को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। उसी का प्रताप है कि आज आप देखें, जहां नॉर्थ ईस्ट में कभी बीजेपी नहीं हुआ करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और निश्चित ही उसका प्रभाव भी इन कैंट के चुनाव में पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। शीघ्र ही संगठन हमारा पार्टी के प्रत्याशियों को तय करेगा और उसके बाद चुनाव प्रचार होगा। देवभूमि उत्तराखंड में संभागीय परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पुख्ता करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में आरटीओ के शैलेश तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार चेक पोस्ट बनाए जाएंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्गों पर चलने वाले वाहन तय मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। और साथ ही इस बार कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही कमर्शियल वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी ट्रिप कार्ड बनाना जरूरी है। आगामी अप्रैल महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर शैलेश तिवारी समय समय पर अधिकारियों के साथ तमाम बैठकें कर रहे हैं ताकि यात्रा सुचारू और दूर दराज से आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके लिए आरटीओ शैलेश तिवारी लगातार तत्परता से कार्य कर रहे हैं। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर के तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। हम लोग, हमारा जो मेन रूट होता है परिवहन विभाग का, वो होता है कि ये जो यात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था का होता है, तो गाड़ियां हमारी जो हरिद्वार से और ऋषिकेश से रोटेशन के माध्यम से चलती हैं। वो रोटेशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम उनसे बात भी कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं बसों के, टैक्सी मैक्सी वाले लोगों से भी बात हमारी हुई है। साथ ही साथ इसके लिए हमारे चेक पोस्ट बन रहे हैं। ऋषिकेश में जो भी चारधाम यात्रा के रूट हैं उसमें हम लोग चेक पोस्ट स्थापित कर रहे हैं। चेक पोस्ट में हम लोग उनके वाहनों को भी चेक करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट को भी चेक करते हैं हम लोग। साथ ही साथ जो ग्रीन कार्ड, जो भी कमर्शियल व्हीकल यात्रा पे जाती है, उसके लिए ग्रीन कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर वो गाड़ी आगे जा नहीं सकती। साथ ही साथ ग्रीन कार्ड के अलावा हमारे यहाँ ट्रिप कार्ड की भी व्यवस्था है। कमर्शियल व्हीकल के जो यात्री हैं उनको हर एक ट्रिप के लिए अलग से ट्रिप कार्ड बनाना होता है, जिसमें यात्री की सूची होती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।